तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल संडे का दिन, लास्ट संडे के मुकाबले कल का संडे थोड़ा ठीक गुजरा, क्योंकि लास्ट संडे सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत की खबर और हर एक को झकझोर कर रख दिया। यकीन करना मुश्किल था। हालांकि कल जो संडे गुजरा वो पूरा दिन लगभग दोपहर तक सूर्य ग्रहण को लेकर था और उसी में सारी चीज़ें थी। सूर्य ग्रहण में लोगों को घर से बाहर नहीं भी निकलने के लिए कहा गया था और सदी में शायद ऐसा सूर्य ग्रहण दिखा। तो ये भी एक गहमा गहमी रही कल सूर्य ग्रहण को लेकर। अब आज की कहानी, लेकिन इस कहानी पे मैं आऊँ क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, लोगों के सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। अलग अलग हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है। तस्वीरें देखकर या इधर उधर पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल में हर आदमी की किस तरीके से लाश बिस्तर पे थी, कैसे वो फंदे से झूले, क्या फंदे पर झूलने के लिए कुछ टेबल या किसी और चीज़ का सहारा लिया, बेडशीट थी या कुछ और था, डॉक्टर ने क्या कहा, कितने बजे मौत हुई, ऐसे तमाम सवाल जहन में आते हैं और ये नेचुरल चीज़ है। तो जो पोस्टमार्टम किया, और हमारे जो साथी हैं दिवेश मुंबई में, उन्होंने भी बात की। यहाँ से बैठकर हम लोग जितने अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, पुलिस या डॉक्टर, उनके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि जो सच है वो सामने आए। तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से एक था कि सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई के पीछे की वजह क्या थी। तो सूरज पंचोली के साथ एक झगड़े की बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी। तो आदित्य पंचोली जो सूरज पंचोली के पिता हैं, उनसे मेरी बात हुई और 2017 में डीएनए में एक रिपोर्ट छपी थी, उसका लिंक भेजा है। और साथ में जो सूरज पंचोली ने एक स्टेटमेंट जारी किया है वो भी है, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि उस लड़ाई या उस पार्टी या सलमान खान से के साथ जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन मैं कहानी की तरफ आऊँ, पहले एक अपडेट आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिनको पकड़ा गया था 2 टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करते, बॉर्डर तो नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर से बाहर लाने के लिए, हिमाचल और दिल्ली, तो उनको गिरफ्तार किया गया था इसी साल जनवरी में। और उसके बाद फिर मामला एनआईए को चला गया था 15 दिन के बाद। तो तब से वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में थे और फिर उनको जम्मू से निकाल कर दिल्ली लाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है जांच कर रही थी मामले की, क्योंकि उन टेररिस्ट को, 2 टेररिस्ट जो थे, उनको दिल्ली में लाकर कोई बड़ा धमाका और इस तरह की आतंकवादी साजिश को अंजाम देना था। ऐसी सारी बातें हुई थी उस वक्त। लेकिन लास्ट वीक अचानक खबर आती है कि देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई 1 लाख के निजी मुचलके पे। अब ये हैरत की बात है, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम, 2 टेररिस्ट को साथ लेकर गाड़ी में अपने साथ वो जा रहे हैं और पकड़े जाते हैं, सब जगह हेडलाइंस हैं और संगीन इल्ज़ाम है। तो 3-4 महीने के बाद अचानक बेल कैसे, टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बाद भी। तो पता चला और बड़ा मजाक भी बना, खासतौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, दिल्ली पुलिस का, कि हर चीज़ में कानून में एक टाइम फ्रेम है। और ये एक बड़ा मामला है। देवेंद्र सिंह डीएसपी, इतना संगीन इल्ज़ाम, जिनका 20 साल पहले पार्लियामेंट अटैक पे भी फिर नाम आ रहा था, अफजल गुरु ने जब कहा था। तो उसके बावजूद इतने हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो इस मामले की जांच कर रही थी, तय मियाद यानी कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना भूल जाती है। फाइल चार्जशीट मतलब आरोप पत्र। आपने जिसको पकड़ा है, कानून में आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जब आप पकड़ते हैं तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, और इस सेक्शन के तहत आईपीसी के इसके खिलाफ ये मुकदमा चलना चाहिए। इसे चार्जशीट कहते हैं, आरोप पत्र। आरोप पत्र के बारे में कानून है कि जब किसी आप मुल्जिम को पकड़ते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो 90 दिन के अंदर अंदर उस मुल्जिम के जो भी गुनाह पुलिस जो अपनी जांच में पाती है, उन सारे गुनाहों का डिटेल होना चाहिए और उसके ऊपर आपको इल्ज़ाम लगाना है कि इसने ये किया है। तो उन इल्ज़ामों को फिर अदालत में रखा जाता है उस चार्जशीट के ज़रिए। अब ये अदालत का काम है कि उस चार्जशीट में पुलिस के लगाए इल्ज़ाम को कितना मानती है कि नहीं। अदालत चाहे तो पहली नज़र में चार्जशीट को खारिज कर दे कि ये सब बकवास है, क्योंकि चार्जशीट लगाने के साथ साथ आपको उसके एविडेंस भी देना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप इसने कत्ल किया है, यस ये 2 आतंकवादी को साथ लेकर घूम रहा था, आपको उसके प्रूफ भी देने पड़ेंगे उस चार्जशीट के साथ, ताकि शुरुआत में जज को लग सके कि हाँ
ये मामला सीरियस है और ये प्रूफ भी है, इल्ज़ाम ही नहीं है सिर्फ। तो चार्जशीट में आपको इल्ज़ाम के साथ सबूत देना पड़ता है, लेकिन कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी ज़रूरी है। अगर आपने 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की तो जो मुलजिम है वो अपने आप बेल यानी ज़मानत पाने का हकदार हो जाएगा। सिर्फ उसको अर्जी लगानी है। और वही चीज़ हुई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, 90 दिन बीत गए। इसका फ़ायदा उठाया देवेंद्र सिंह के वकील ने। वो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि भैया हमारे पकड़ तो लिया है देवेंद्र सिंह को, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाई, ना साबित कर पाई, ना सबूत दे पाई, चार्जशीट भी नहीं लगा अभी तक दिया है, तो हमारे आप मुवक्किल को ज़मानत दे दीजिए। कानून के हिसाब से अदालत मजबूर। उसने कहा बिल्कुल, अगर 90 दिन में चार्जशीट ही नहीं है तो फिर क्या इल्ज़ाम में इसको अंदर रखा जाए। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इस नाकामी के बाद अदालत ने देवेंद्र सिंह, डीएसपी देवेंद्र सिंह को ज़मानत दे दी। तो अपने आप में एक ये बड़ा सीरियस मैटर है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में कोई पुलिस ऐसी बेवकूफ़ी या ऐसी गलती कैसे कर सकती है। लेकिन ये हुआ। वो तो नसीब अच्छा है कि एनआईए एक अलग मामले की जांच कर रही है, इसी से जुड़ा हुआ जो पूरा लिंक है टेररिस्ट के साथ देवेंद्र सिंह का। तो वो उस मामले में भी एनआईए को चार्जशीट दाखिल करनी है। एनआईए का वो चार्जशीट भी अभी दाखिल नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नाकामी के बाद ज़मानत मिल गई, लेकिन देवेंद्र सिंह जेल से बाहर नहीं आ पाया। उसकी वजह ये है क्योंकि दूसरा केस अभी एनआईए के पास है। एनआईए को जुलाई में ये चार्जशीट दाखिल करनी है, वरना 90 दिन उधर भी ख़त्म हो जाएंगे। अब जब ये गलती सामने आ गई मीडिया में और पुलिस की फिर थू-थू होने लगी, तब एनआईए ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि देवेंद्र सिंह को अभी रिलीज़ नहीं किया गया और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हमने काफ़ी सबूत जुटा लिए हैं और जुलाई फर्स्ट वीक तक हम देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। ये एनआईए का स्टेटमेंट है। तो शुक्र है कि अभी एक मामला बचा हुआ है, वरना तो देवेंद्र सिंह जेल से बाहर होते हैं। तो ये हालात हैं हमारे यहाँ। अब देवेंद्र सिंह की रिहाई अगले मामले में एनआईए की चार्जशीट पर डिपेंड करती है। एनआईए चार्जशीट तय वक्त पे फाइल कर देती है तो ठीक, नहीं करती है तो फिर देवेंद्र सिंह के पास और कोई रोकने का रास्ता है नहीं एजेंसी के पास, तो वो ज़मानत पे बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा, क्या होगा? और देवेंद्र सिंह के बारे में मैंने आपको डिटेल में कहानी सुनाई। क्या देवेंद्र सिंह वाकई गद्दार है? क्या देवेंद्र सिंह पुलिस के साथ गद्दारी की, या देवेंद्र सिंह फिर हमारी सरकारी किसी एजेंसी के लिए काम करता है जैसे कि आईबी? इस बारे में फिर कभी डिटेल। लेकिन ये अपडेट है कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से नाकाम रहने पर, चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर देवेंद्र सिंह को ज़मानत मिल गई। लेकिन एनआईए का एक मामला अभी है और वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई में चार्जशीट दाखिल होगी, इसलिए देवेंद्र सिंह जेल से बाहर नहीं आ सका। ये तो रही देवेंद्र सिंह की कहानी। अब लौटते हैं सुशांत सिंह राजपूत की कहानी को लेकर। आज भी पूछताछ जारी है बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत सिंह राजपूत से लेकर। आज 17वीं जो हैं, सुशांत सिंह राजपूत की एक पुरानी दोस्त और सेलिब्रिटी मैनेजर थी रोहिणी अय्यर, इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बड़ी करीबी रही हैं और इन्होंने एक बड़ा इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा था लंबा चौड़ा सुशांत सिंह को लेकर, तो और भी कई बयान दिए थे। तो पुलिस को लगा काफ़ी कुछ जानती, इसलिए उनको बुलाकर पूछताछ की गई है। जिन डॉक्टर से सुशांत सिंह के डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, जो साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर करसी चावड़ा, इनको आज बुलाया गया था बांद्रा पुलिस में पूछताछ के लिए। लेकिन डॉक्टर करसी चावड़ा ने कहा कि उनका पहले से कुछ अपॉइंटमेंट है, तो वो बिजी हैं। तो शायद 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की हेल्प करूँगा और आऊँगा बयान देने के लिए। तो अब वो कल या परसों जाएंगे, जाना आज था। डॉक्टर करसी चावड़ा ने ये कहा है कई जगह पे कि उनकी मुलाकात करीब 6-8 महीने पहले हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में, वहाँ सुशांत से हुई थी। और तब सुशांत ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। उसके बाद उन्होंने उनका इलाज शुरू किया और उनको मेडिसिन दी थी, तमाम चीज़ें दी थी और लगातार इलाज चल रहा था। तो अब बाकी क्या एग्जैक्ट हालत थी डिप्रेशन और तनाव की, ये डॉक्टर करसी चावड़ा बेहतर बता सकते हैं। तो डॉक्टर करसी चावड़ा से पूछताछ होगी तो वो बताएंगे। अब मैं इन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो एक बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम हो चुका, आपको मालूम है। पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई थी। अब एक डिटेल रिपोर्ट पुलिस के पास है, बांद्रा पुलिस के पास, और उस डिटेल रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वो सीन ऑफ क्राइम और कैसे मौत हुई, उन सब के ऊपर रोशनी डालती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुबह 10 से 12:30 बजे के दरमियान हुई। आमतौर पे जो मौत
का वक्त होता है वो 1 से 6 घंटे लेकर डॉक्टर जो चलते हैं और ये एक्यूरेट होता है, वो पता चल जाता है साइंस के ज़रिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए कि मौत का वक्त क्या रहा होगा। तो डॉक्टरों का इसमें कहना है कि सुबह 10 से 12:30 के बीच में किसी वक्त मौत हुई है। 2.5 घंटा का वो लेकर चल रहे हैं और 10 के बाद सुशांत को किसी ने देखा भी नहीं था उस घर में, और भी जो 3-4 लोग थे वो अपने कमरे में गए थे, उसके बाद बाहर निकले नहीं थे। तो पहली चीज़, मौत का वक्त 10 से 12:30। दूसरी चीज़ कि सुशांत सिंह के मौत को लेकर कई चीज़ें की, जैसे 4 लोग घर में थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रोशनी डाली गई है, सबसे एक अहम गवाह जो था जिसको पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए, वो जो ताला और चाबी बनाने वाला शख्स, उसने बयान दिया कि जब वो आया तो उसने जब चाबी जो डुप्लीकेट बनाई और दरवाज़ा खोला तो उनको आइडिया हो जाता है कि किसी ने कोशिश की क्या इससे पहले छेड़छाड़ करने की उस लॉक के साथ नहीं। तो उसका ये बयान है कि उस लॉक के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम का लॉक था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई ज़बरदस्ती किसी ने चाबी करने की या और कोशिश नहीं की, बल्कि ये गया और इसके बाद उसने वो सारी चीज़ें देखी, उसका डिज़ाइन देखा, साइज़ देखा, और फिर इसने खोला। और जब ये खोला तो बाकी ये विटनेस था, जब दरवाज़ा खुला सुशांत सिंह की लाश को हैंग होते हुए देखना, झूलते हुए। तो उसका भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे कि क्या उस दरवाजे को पहले किसी ने खोलने की कोशिश की, फिर बंद कर दी, फिर चाबी वाले को बुलाया ताकि थोड़ा सब कुछ बदल दिया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कहा कि कोई उसके साथ, लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो इसका मतलब ये होता है इस लाइन से कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर से किसी ने उसको बंद नहीं किया और ना ही बाहर से बंद करने की कोशिश की गई। खोलने की ज़रूर कोशिश की गई थी, लेकिन वो धक्का देकर और बाकी चीज़ों से जो खुला नहीं। 2 चीज़ें। सबसे अहम चीज़, इसको लेके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई। सुशांत सिंह राजपूत के गले में जो फंदा था वो बेडशीट नहीं था, बल्कि एक हरे रंग का कुर्ता था, जो उनका अपना कुर्ता था, जो आमतौर पे वो घर में पहनने में इस्तेमाल करते थे, सोने के लिए या सुबह मॉर्निंग में। तो ग्रीन कलर का एक कुर्ता था और उस कुर्ते का ही उन्होंने फंदा बनाया था और उस कुर्ते के फंदे से ही झूले थे। ये कुर्ता इस वक्त पुलिस की कब्जे में है। चौथी चीज़ जो बहुत सारे लोगों को है कि क्या उस बेड से उस पंखे तक नॉट बांधने में, गांठ बांधने में टेबल या चेयर या किसी और चीज़ का सहारा लिया। तो जो पुलिस है उसने इस चीज़ से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि बेड और पंखे का जो रॉड है, जहाँ पे नॉट कसा गया, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था। बेड पर चढ़कर उसमें आराम से आप नॉट बांध के और झूल सकते थे। तो वहाँ पे किसी टेबल या किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि बेड पे खड़े होके ही फंदा बनाया गया और फंदे में गला डाला गया और फिर फंदे से झूला गया। अब यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जब कोई फांसी के फंदे पे झूलता है तो पैर और उसके नीचे के में जो भी एक चीज़ है जहाँ से वो पैर सहारा न ले सके, मतलब टिके नहीं, क्योंकि जब तक पैर टिकेगा नहीं तब तक अब झूलेंगे नहीं, तो जब तक झूलेंगे नहीं तब तक सांस निकलेगी नहीं। इसी को हैंगिंग भी कहते हैं। तो उसमें यह है कि अगर बेड से पंखे के उस गांठ की हाइट बराबर भी हो और पैर बेड पे टच भी कर रहा हो तो भी आदमी सुसाइड कर सकता है। और ये पहला केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस, ऐसे हज़ारों इन्वेस्टिगेशन हुए हैं जिनमें ये चीज़ साबित हुई है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप गांठ बांध के एक बार कोई लटकता है तो उस वक्त 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका मेंटल लेवल, दूसरा जैसे ही वो पहली बार जब वो लटकता है तो आदमी उस पल में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। जैसे वो, अब मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ लेकिन लटका तो फिर मेरा ध्यान भटका और मुझे लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है, कुछ और हो रहा है। लेकिन फिर उसी पल चूँकि फोर्स होता है और जैसे हम लटकते हैं पैर बेड पे रख भी सकते हैं, लेकिन कई बार आपके हाथ पैर दिमाग सब सुन्न हो जाता है। हमें लग रहा है कि मैं पैर ज़मीन पर टिका सकता हूँ लेकिन टिका नहीं पा रहा हूँ। ये जो एक्सपर्ट्स हैं पोस्टमार्टम और इन सारे केसों के, जो मेरी उनसे बात हुई, उनकी यही लाइन है। तो कभी भी ये कि गैप पैर से ज़मीन का या बेड का कितना है, बहुत कम है तो सुसाइड नहीं हो सकता, ये गलत है। सुशांत सिंह के बेड और फैन के बीच जो गांठ है, उन दोनों के बीच में भी फासला कम था,
लेकिन इसके बावजूद ना तो रूम में कोई स्टूल मिला, ना टेबल मिला, ना कोई और ऐसी चीज़ मिली जिसको बेड पे रख के उस पर चढ़ा गया और फिर पैर से उसको धक्का देके गिराया गया। ऐसा कोई वहाँ पे कमरे के अंदर भी नहीं था, और जो विटनेस थे उन्होंने भी नहीं देखा, और जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वो भी नहीं देखा। तो सुशांत सिंह ने किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बेडशीट का इस्तेमाल नहीं किया, कुर्ते का इस्तेमाल किया। गले पे मार्क, बहुत सारी तस्वीरें टीवी पे आई, सोशल मीडिया पे आई, उसको लेके बहुत सारे सवाल करते। कुछ लोगों का था कि वो ब्लड के मार्क हैं गले पे। हैंगिंग में ऐसे मार्क आते हैं, खून का थक्का जम जाता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। कई के एकदम डार्क मार्क नहीं होते हैं। जो एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि वो किस तरीके से हैंग हुआ और कितनी देर में जान निकलती है, ये सब डिपेंड करता है उस पर। तो इसीलिए कई बार ऐसे मार्क आते हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, एक मर्डर में और सुसाइड में लोग जो देखते हैं पोस्टमार्टम करते हुए या फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो मार्क देखते हैं कि किस तरीके का मार्क्स है। अगर वो ओ मार्क है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ओ मार्क यूँ होता है, तो उसमें यह है कि उसको मारने के बाद टांगा गया। और अगर वी मार्क है तो इसका मतलब है कि जब फंदा गले में जाता है और आपका वेट पड़ता है, नीचे आते हैं, तो फिर थोड़ी सी रस्सी नीचे की तरफ जाती, तो वो की जगह पे वी मार्क बना देता है। तो इन सारे सबूतों और चीज़ों को देखते हुए जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं उनका ये मानना है कि कमरे के अंदर कोई गया नहीं, कमरा अंदर से बंद था, और जो भी सबूत अंदर मिले, जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले, उनमें से भी कहीं से फाउल प्ले की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। तो कुल मिलाकर पोस्टमार्टम, डिटेल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही है कि एक सुसाइड का केस है। और इसका बैकग्राउंड जो तैयार होता है वो उस प्रिस्क्रिप्शन से, वो डॉक्टर करसी चावड़ा के ट्रीटमेंट से, इन सारी चीज़ों से होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे कत्ल का मामला नहीं है, बल्कि ये खुदकुशी का मामला है। और उसके पीछे ये जो सारे आपको पॉइंटर्स बताए, ये डिटेल है। लेकिन अब मौत क्यों, ये खुदकुशी है तो सुशांत ने क्यों किया, जांच अब इसी की चल रही है। और मैं लगातार आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है। आज 17वीं पूछताछ हुई है। अभी जो डॉक्टर करसी चावड़ा, इनकी जो इंट्रोगेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे जो पूछताछ, क्योंकि करसी चावड़ा डॉक्टर वो हैं जो लगातार डिप्रेशन आने के बाद पहले शख्स हैं जो सुशांत से खुलकर जिन्होंने बात की, हर पहलू पे बात की, चाहे सुशांत के रिश्ते हों, फिल्मी करियर हो, प्रोफेशनलिज्म हो, राइवलरी हो, इनसाइडर आउटसाइडर वाला मामला हो। क्योंकि एक डॉक्टर जब इस तरह का ट्रीटमेंट करता है तो फिर वो पेशेंट की हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। तो यही वजह है, जो मुंबई पुलिस के हमारे सोर्स, उनका भी ये कहना है कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है वो ये है कि जो रिश्तेदार, क्लोज जो साथ रह रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन डॉक्टर करसी चावड़ा इस मामले में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन होंगी सुशांत की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में जो शेयर किया, चूँकि डॉक्टर से कभी कोई पेशेंट कुछ छुपाता नहीं है आमतौर पर, तो वो चीज़ें इस केस पे काफ़ी रोशनी डालेंगी। आज पूछताछ होनी थी, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि पहले से उनके कुछ अपॉइंटमेंट थे, तो कल और परसों उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही मौका मिलेगा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। तो एक नज़र होगी डॉक्टर करसी चावड़ा की पूछताछ पर। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हुई हैं। एक, लगातार नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर आवाज़ उठ रही है, और बहुत सारे लोगों का कहा गया कि खामोश हैं। सलमान खान ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी तमाम बातें हुई कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी कुछ एक आध फिल्म उन्होंने करना था साथ में, लेकिन एंड टाइम पे मना कर दिया गया और वो भी नाराज़ थे। तो सलमान खान ने जो ट्वीट किया है उसका कुल मिला के, जो ट्वीट इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, वो यही है। सलमान खान ने अपने फैंस के नाम पे एक्चुअली ये ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूँ कि वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का इस्तेमाल न करें, और न गलत भाषा के इस्तेमाल पर जाएं, बल्कि उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस संकट की घड़ी में सुशांत के परिवार का सहारा बने। किसी अपने के चले जाने का बहुत दुख, किसी अपने का चले जाना बहुत दुख देने वाला होता है। तो सलमान खान ने जो ट्वीट किया है सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने फैन से कह रहे हैं कि वो जो उनको लेकर और सुशांत को लेकर जो झगड़े की बातें आ रही हैं, तो उसको लेके वो सुशांत के फैन के ख़िलाफ़ न जाएं, ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, बल्कि सुशांत के फैमिली का सपोर्ट करें। ये करीब सुशांत की मौत के 6 दिन के बाद पहली बार सलमान खान ने अपने फैंस के नाम
जो उनके ऊपर उंगलियां उठी उसको लेके ये ट्वीट किया है। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक बात ये भी उठी थी कि, और जो मैंने अपनी कहानी में सुनाया भी था, कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की एक फिल्म आई थी हीरो, जिसको सलमान खान ने लॉन्च किया था और सलमान खान के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है। तो उसी में एक 2017 में एक खबर आई थी कि किसी एक पब में पार्टी में सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत के बीच झगड़ा हो गया और इस झगड़े के बाद सलमान खान को फ़ोन किया गया और सूरज पंचोली ने यह कहा कि उन सुशांत से झगड़ा हुआ है, जिसके बाद सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन किया और नाराज़ हुए। सुशांत ने अपनी सफाई दी, इस पर वो और नाराज़ हुए और वहीं से सलमान खान और सुशांत के रिश्ते ख़राब हो गए। और एक फ़िल्म जो ये भी कहा गया कि सलमान खान ने सुशांत राजपूत को के लेकर बनानी थी, वो इस गुस्से की वजह से वो फिल्म भी ड्रॉप कर दी। ये खबर और ये मुझे फिर जो चीज़ें हैं ये 2017 की है। तो मुझे आदित्य पंचोली जी ने कहा कि उस वक्त ये बातें उठी थी और 2017 में ही इसको लेके इस रिपोर्ट को गलत बताने के लिए हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था। और ये जो कहानी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की आई, ये फिल्म फेयर मैगज़ीन में आई थी। फिल्म फेयर मैगज़ीन को लेके ही कोट किया गया था और फिल्म फेयर ने ये कहा था कि उस वक्त सुशांत सिंह के बारे में कि वो बड़े मूडी हैं और तमाम चीज़ें हैं, और उसके बाद सूरज पंचोली के साथ भी झगड़ा हो गया और फिर सूरज पंचोली के साथ झगड़े की बात जो है वो सलमान खान तक पहुंची और इसके बाद सलमान खान सुशांत से नाराज़ हो गए। तो इसके बाद एक स्टेटमेंट जारी किया सूरज पंचोली ने इसी को लेकर, अभी जब ये बातें सारी सामने आई। वो स्टेटमेंट ये है, ये सूरज पंचोली की तरफ से स्टेटमेंट है पूरा, और उन्होंने सफाई दी है पूरी कि ये जो सारी बातें हैं मीडिया में जो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं कि मेरे और सुशांत सिंह के बीच झगड़े की वजह से सलमान खान नाराज़ थे, ये सारी गलत है, बकवास है और इसका कोई सिर पैर नहीं है। बल्कि 2017 में ही जब फिल्म फेयर ने ये रिपोर्ट की थी तभी उन्होंने इसकी सफाई दी थी। तो उनका जो बयान है वो ये है कि आई रियली डिड नॉट वांट टू डू दिस बट आई थिंक आई नीड टू बिकॉज बीइंग साइलेंट समटाइम कैन बी misconstructed and I am talking out of my own experience. I have read a few false reports online and I am receiving extremely hurtful messages and social media. Yes, this is regarding the article about Sushant and I having a so-called argument. I don't know why and who is spreading these baseless rumors. I have only good memories of being around him. We called each other brother, even though we were friendly, being in all same fraternity. All I have are good memories and funny conversation with him. He was really good to me and I respected him as my senior too. Not only did I consider him a friend, but I was a big fan of his work. Please stop spreading this hearted because it's very painful. Please let us all show some respect for one another, especially for the person who is no more. ये सूरज पंचोली का स्टेटमेंट है जो सुशांत सिंह राजपूत और उनके बीच झगड़े और उस झगड़े के बाद सलमान खान की बात को थी। तो ये उनका कहना है कि उनके साथ कभी कोई ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि एक जगह ये भी कहा है कि जब ये रिपोर्ट आई थी कि जिस तारीख को ये झगड़ा हुआ उसके एक हफ्ते के बाद दोनों फिर एक साथ थे और दोनों एक पार्टी में थे। तो ये बयान है उनका। इसको छोड़कर अब दूसरी तरफ आते हैं तो जो बाकी लोग हैं, अभी चूँकि इन लोगों से पूछताछ हो रही, 3 टीमें बनाई, मैंने आपको पहले भी बताया था। फिल्म में जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या क्या फिल्मों को लेकर चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो है अब एक एक कर अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की मुंबई पुलिस लिस्ट बना रही है। जब जैसे ज़रूरत होगी उनसे पूछताछ होगी। एक चीज़ और, एक बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके से पढ़े लिखे होनहार, 7th रैंकिंग मतलब उस वक्त इंजीनियरिंग में, और उनका जो लेवल था सोचने का और फिज़िक्स के महारथी। तो एक ये भी खबर आई कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सोच और वो जिस तरीके की बाकी चीज़ें थी वो कोई मैच नहीं कर पा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर वैसे उठा के देखें तो ज़्यादातर जो अपने फिल्म स्टार के बच्चे हैं, बहुत कम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में हैं, काम करनी है, आपको पता है कम लॉन्चिंग भी जल्दी हो जाती है,
तो बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करके निकल लेते हैं। लेकिन जिस तरीके का बैकग्राउंड सुशांत सिंह का था वैसा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों का है। तो एक वजह ये भी थी कि सुशांत सिंह को वहाँ पे किस तरह की बातें करें, क्योंकि उनको गैलेक्सी की बातें करना, उनको आसमान, सितारे, अंतरिक्ष, चांद, और यहाँ पे उस तरह की कोई, और ये कई दोस्तों ने भी कहा उनके जो उनके सर्किल में थे, वो इन सब चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। शौक इतना था कि जो उन्होंने बाइनोकुलर ख़रीदा था, दूरबीन, उसकी कीमत थी 80 लाख रुपए, 80 लैक्स, और 80 लाख रुपए में ख़रीदा था। तो ये बताता है कि वो मतलब किस सोच के और क्या सोच थी कि एक आदमी 80 लाख रुपए सिर्फ उस दुनिया को, उस दुनिया के रहस्य को, टेलीस्कोप, उसको समझने के लिए, हाँ वो टेलीस्कोप, सॉरी दीपक सही बता रहा, तो समझने के लिए वो आदमी इतना पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि उसका मिजाज उस तरफ था। तो कहते हैं एक जो अकेलेपन की एक और भी वजह थी, ये वही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की और ऐसी बातें करने वाले बड़े लोग कम थे। उनके पास गॉसिप करने के लिए सारी वही चीज़ें हैं, फिल्में, गाना, हिट, फ्लॉप, फलाना, गॉसिप, कौन क्या कर रहा। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ इन, जब शूटिंग नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं होती, तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना, लिखना और समझना। एक और वो अब तो खुलकर आ रहा, तमाम दोस्त सीख रहे, वो फ़ोन पे लंबी बात करना कभी पसंद नहीं था सुशांत को, फ़ोन से बल्कि बात करने से ही वो करते थे। मेल, चैट, इनसे भी बड़ा दूर, बहुत कम। आमने सामने है तो सारी बात हो रही है, और अगर कोई शौक और मिजाज का मिल गया, जो फिज़िक्स, चांद, सितारे, तो फिर वो घंटों बातें होती थी। तो एक चीज़ ये भी थी। एक और चीज़ जो अहम चीज़ आई है वो ये, हालांकि इस पर अभी तक पुलिस कुछ कह नहीं रही है, कई बार कोशिश की गई, हो सकता है इसका जवाब आजकल में मिल जाए। जिस अपार्टमेंट में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, 13 जून की रात वहाँ ये कहते हैं कि 2 दोस्त आए थे, पार्टी हुई थी, लेकिन वो कौन थे ये अभी तक पता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पे वो गायब है, मतलब उस रात की तस्वीरें नहीं है। तो अब ये कोइंसिडेंट है, वाकई ख़राब था, या ये 2 दोस्त बड़े माने रखते हैं इस चीज़ों में, इसको लेके ये मैं, कुछ लोगों के सवाल हैं, ये आप में से भी बहुत सारे लोगों ने मेल पे भेजा, तो हमने इसको पुलिस से जानकारी इसकी लेनी चाहिए कि ऐसी सी 2 चीज़ें उठ रही कि एक 13 तारीख को 2 दोस्त आए थे, पर उनके नाम अभी तक नहीं है कहीं सामने, बाकी सबके नाम आ रहे हैं। तो वो कौन थे, क्या थे, और क्या ऐसी पर्दादारी है कि छुपाया जा रहा, और वाकई आए थे कि नहीं आए थे, एक चीज़ ये भी। और दूसरा कि क्या सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे उस रात का गायब है। इनके अभी तक ऑफिशियली पुलिस ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले तो यही कहा कि हमें इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं, आप ही लोगों से सुन रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। तो ये जो 2 सवाल बहुत सारे आप लोगों से थे, उसके ज़रिए भी हम लोगों ने पूछने की कोशिश की। इसका जैसे ही जवाब मिलता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर कल तक मिल गया तो कल ही बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी पुलिस ने कहा कि इस बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। बाकी जांच चल रही है, और जैसे ही सारे लोगों से पूछताछ हो जाएगी, सारी चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, तब पुलिस अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो फिर कोर्ट में पेश करेगी। तो आज अभी इतना ही फ़िलहाल। कल रात फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, और इस पे अपडेट मैं आपको तो देता ही रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।